नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी बाय राजकुमार सर पर। देखिए स्टूडेंट्स, पिछले सेगमेंट में हमने बात की थी व्यक्तित्व के वर्गीकरण को लेकर, और व्यक्तित्व के वर्गीकरण के अंदर हमने पिछले सेगमेंट में बात की थी सेल्डन का वर्गीकरण। हमने सबसे पहले हमने पढ़ा था हिप्पोक्रेटस को। हमने किसको पढ़ा? हिप्पोक्रेटस को पढ़ा था दोस्तों। और हिप्पोक्रेटस वह व्यक्ति था जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण देने वाला प्रथम व्यक्ति जो था वो हिप्पोक्रेटस था। यानी कि अगर प्राचीन समय में हम बात करें, जो सबसे पहले सिद्धांत जो आया व्यक्तित्व के वर्गीकरण को लेकर दोस्तों, वो आया था हिप्पोक्रेटस का। व्यक्तित्व का वर्गीकरण को लेकर जो सिद्धांत आया वो सबसे पहले आया था हिप्पोक्रेटस का। हमने प्राचीन सिद्धांत की बात की थी, और हिप्पोक्रेटस का जो सिद्धांत था दोस्तों, वो सिद्धांत किसके ऊपर था? शरीर द्रव्य के आधार पर, शरीर द्रव्य के आधार पर, यानी कि शरीर में पाए जाने वाले द्रव्यों के आधार पर हिप्पोक्रेटस ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। और हिप्पोक्रेटस के बाद जब हम आधुनिक समय की हम बात करते हैं दोस्तों, तो आधुनिक समय के अंदर इस व्यक्तित्व के वर्गीकरण को दो भागों में प्रस्तुत किया गया। एक वो व्यक्तित्व का वर्गीकरण जो किसके आधार पर था? शारीरिक गुणों के आधार पर। किसके आधार पर? शारीरिक गुणों के आधार पर दोस्तों। और शारीरिक गुणों के आधार पर दो मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने शारीरिक गुणों और स्वभाव के आधार पर अपना व्यक्तित्व का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। उनमें सबसे पहला नाम था दोस्तों, वो था क्रेसमर। कौन था? क्रेसमर। और इस क्रेसमर को ही हम क्या बोलते हैं? क्रेसमर बोलते हैं। और क्रेसमर के बाद जो दूसरा वर्गीकरण आया वो दोस्तों आया था सेल्डन का। बात समझ में आई? हमने अब तक यहां तक चर्चा हमने कर ली है। कहां तक? क्रेसमर और सेल्डन को हमने पढ़ लिया है। आज हम बात करेंगे किसकी? तो दूसरा वर्गीकरण का जो प्रारूप था वह था मनोवैज्ञानिक आधार पर। कौन सा? मनोवैज्ञानिक आधार पर, या हम कह सकते हैं मनोविज्ञान आधार पर दूसरा वर्गीकरण आया था। और मनोवैज्ञानिक आधार पर हम दो जनों की बात करते हैं। एक तो हम बात करते हैं किसकी? जुंग की। और जुंग को ही हम क्या कहते हैं? युंग कहते हैं। ठीक है ना। और एक था इसमें स्प्रेंगर। कौन था दोस्तों? स्प्रेंगर था। स्प्रेंगर के इस सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक या हम इसे समाज शास्त्रीय वर्गीकरण भी कहते हैं, ये हमें याद रखना है दोस्तों। स्प्रेंगर के वर्गीकरण को हम मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण भी कहते हैं और इसे हम समाज शास्त्रीय वर्गीकरण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो हम जब स्प्रेंगर के सिद्धांत को पढ़ेंगे तो हम उस चीज को समझ जाएंगे। तो अब तक आपकी थ्योरी जो है वो यहां तक क्लियर रहनी चाहिए। व्यक्तित्व के वर्गीकरण में हमने सबसे पहले हिप्पोक्रेटस की बात की, फिर आधुनिक वर्गीकरण की। आधुनिक वर्गीकरण दो भागों में है, शारीरिक गुणों और मनोवैज्ञानिक आधार पर। यहां तक हमने बात कर ली शारीरिक गुणों तक। आज हम बात करने वाले हैं मनोवैज्ञानिक आधार पर दिया गया जो सबसे पहला वर्गीकरण है, किसका है? जुंग का है दोस्तों। किसका है? जुंग का। आज हम जुंग की बात करेंगे। जुंग के वर्गीकरण की आज हम बात करेंगे। तो चलते हैं आज के सेगमेंट में। तो देखिए दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है, बिंदु है, वह है जुंग का वर्गीकरण। जुंग का वर्गीकरण। देखिए जुंग या युंग का जो वर्गीकरण है वह मनोवैज्ञानिक आधार पर दिया गया पहला वर्गीकरण है। और व्यक्तित्व के वर्गीकरण के अंदर सर्वाधिक प्रचलित वर्गीकरण जो है वो किसका है? जुंग का है दोस्तों। किसका है? सर्वाधिक प्रचलित वर्गीकरण किसका माना जाता है? जुंग का माना जाता है। क्यों माना जाता है दोस्तों? क्योंकि जुंग ने 1923 के अंदर, कब? 1923 के अंदर अपनी पुस्तक, कौन सी? साइकोलॉजी
साइकोलॉजिक टाइप, साइकोलॉजिक टाइप के अंदर इस सिद्धांत को देते हुए व्यक्तित्व के दो प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए व्यक्तित्व के दोस्तों? दो प्रकार बताए। कितने? दो प्रकार बताए। यहां तक बात समझ में आई कि जुंग ने जो अपना वर्गीकरण दिया तो सबसे प्रचलित या हम ये कह सकते हैं सर्वाधिक लोकप्रिय, हम इसको क्या कह सकते हैं? हम सर्वाधिक लोकप्रिय, यहां लिख सकते हैं हम कि सर्वाधिक लोकप्रिय सिद्धांत या वर्गीकरण हम इसे कहते हैं। और 1923 के अंदर, 1923 ईस्वी के अंदर अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक है? साइकोलॉजिक टाइप के अंदर व्यक्तित्व के दो प्रकार बताए थे। कितने प्रकार बताए? दो प्रकार। अब आप कहोगे कि गुरुजी दो प्रकार कई बुकों में हम पढ़ते हैं कि इसके प्रकार तो 3 है। देखिए कैसे है। जब इसने अपना ये वर्गीकरण प्रस्तुत किया था तो केवल 2 ही प्रकार बताए थे। कितने प्रकार बताए थे? 2 ही। पहला कौन सा बताया था इसने बताया था अंतर्मुखी व्यक्तित्व। कौन सा था? अंतर्मुखी व्यक्तित्व। इस अंतर्मुखी व्यक्तित्व या हम इसे बोल सकते हैं इंट्रोवर्ट। क्या कहते हैं हम इसे? इंट्रोवर्ट व्यक्तित्व। ठीक है, इंट्रोवर्ट। अंतर्मुखी को क्या कहते हैं? इंट्रोवर्ट। अब देखिए इंट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट के बाद जो दूसरा इसने जो व्यक्तित्व का प्रकार बताया था दोस्तों, वह बताया था बहिर्मुखी। कौन सा बताया था? बहिर्मुखी व्यक्तित्व। कौन सा बताया? बहिर्मुखी व्यक्तित्व। और बहिर्मुखी व्यक्तित्व को हम क्या कहते हैं? एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? एक्सट्रोवर्ट। अब देखिए यहां तक बात समझ में आई कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी प्रकार के 2 व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे। इसका कहना था कि हमारे संसार के अंदर 2 तरह के व्यक्ति होते हैं, एक तो अंतर्मुखी होते हैं और एक होते हैं बहिर्मुखी होते हैं। अब बात आती है कि गुरुजी अंतर्मुखी कौन से होते हैं? तो देखिए अंतर्मुखी व्यक्तित्व वह व्यक्तित्व होता है जो एकांत प्रिय हो। कौन सा हो? एकांत प्रिय। कौन सा? एकांत प्रिय। एकांत प्रिय व्यक्तित्व हो और समाज से अलग रहने वाला। हम इसे असामाजिक नहीं कहेंगे परंतु समाज से अलग रहने वाला। असामाजिक की परिभाषा अलग हो जाती है। असामाजिक की परिभाषा क्या हो जाती है? अलग। गलत काम करने वाला समाज में असामाजिक। ये असामाजिक नहीं होगा, समाज से अलग रहेगा परंतु गलत हम इसको नहीं कह सकते। समाज से अलग रहने वाला, समाज से अलग रहने वाला या एकांत प्रिय। ठीक है ना? अपने आप में मस्त रहने वाला, अपने आप में मस्त रहने वाला। तो एकांत में रहेगा तो अपने आप में मस्त ही रहेगा ना। आपने देखा होगा ऐसे व्यक्तियों को, किसी समारोह के अंदर किसी या फंक्शन में या किसी पार्टी में जाते हैं तो अकेले ही अपने चेयर लगा के अलग ही बैठे रहते हैं। शाम से लोगों के बीच में बैठना उनको पसंद नहीं होता। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? अंतर्मुखी व्यक्तित्व के धनी होते हैं। ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं? अंतर्मुखी। ऐसे व्यक्ति हमारे संसार में, हमारे समाज में, हमारे आसपास बहुत पाए जाएंगे। जो ऐसे व्यक्ति है जो समाज में लोगों के बीच रहना पसंद नहीं करते, वे अलग रहना पसंद करते हैं। क्या रहना पसंद करते हैं? अलग रहना पसंद करते हैं। सामूहिक कार्यों में ये भाग नहीं लेते, ये लोगों के साथ काम नहीं करना चाहते, ये अकेला रहना पसंद करते हैं। और ऐसे व्यक्तित्व की अगर हम बात करें, ये व्यक्तित्व कैसा होगा? आत्म केंद्रित होगा। कैसा होगा? इसे हम आत्म केंद्रित व्यक्तित्व भी कह सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? आत्म केंद्रित व्यक्तित्व। और ये व्यक्तित्व क्या होते हैं? रूढ़िवादी प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? रूढ़िवादी। रूढ़िवादी का मतलब क्या होता है दोस्तों? रूढ़िवादी का मतलब क्या होता है? ये होते हैं पुराने रीति रिवाजों को मानने वाले व्यक्ति।
ये व्यक्ति जो होंगे ना अंतर्मुखी व्यक्तित्व होंगे, व्यक्तित्व के जो धनी होंगे, वो व्यक्तित्व क्या है, ऐसा व्यक्तित्व क्या होगा, पुराने रीति रिवाजों पे ज्यादा विश्वास रखता है, पुराने रीति रिवाजों पे, आधुनिक समय में वो नहीं जीता है, वो प्राचीन जीवन में ही, अपने प्राचीन रूपों में ही जीता रहता है। तो ठीक है ना, तो अपने ये बात याद रखनी है कि आत्म केंद्रित होता है और ये रूढ़िवादी होता है, यानी कि अपने पुराने रीति रिवाजों को लेकर ही चलता रहता है, नए समय के साथ ये ढलना पसंद नहीं करते, ये पुराने जैसे जो चल रहा था ना उसी हिसाब से ये चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। ठीक है ना, कुछ भी अपने सॉफ्टवेयर में चेंजिंग नहीं लाते, ये क्या नहीं लाते, अपने सॉफ्टवेयर में अपडेट नहीं करते, कुछ भी अपने सॉफ्टवेयर में अपडेशन नहीं लेके आते, कुछ भी अपने जीवन के अंदर सब कुछ पुराना जैसा है वैसा का वैसा इनकी लाइफ में चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो ऐसे व्यक्ति होते हैं कौन, अंतर्मुखी व्यक्तित्व के धनी होते हैं। अब बात आती है बहिर्मुखी। बहिर्मुखी अंतर्मुखी, अंतर्मन की बात जानने वाला, जो अपने आप की ही सुनता है और अपने आप से ही, स्वयं से ही बात करता है। बहिर्मुखी ये लोगों के बीच रहना पसंद करता है, इसका उल्टा होगा। ये कैसे होगा, देखिए बहिर्मुखी क्या होगा, ये एक समाज का कैसा व्यक्तित्व है, बहुत ही महत्वपूर्ण, या हम ये कह सकते हैं कि वांछित व्यक्तित्व की संज्ञा दी गई है इसे। इसे कैसी संज्ञा दी गई है दोस्तों, वांछित व्यक्तित्व की संज्ञा दी गई है। वांछित व्यक्तित्व है हमारे समाज का, ये जो एक समाज को दिशा प्रदान करता है, जो समाज के साथ चलने वाला होता है। कैसा होता है, समाज के साथ कार्य करने वाला, समाज के साथ सामूहिक कार्यों में भाग लेने वाला। कहां पे, सामूहिक कार्यों में भाग लेने वाला। बात समझ में आई, सामूहिक कार्यों में भाग लेने वाला। और ये जो व्यक्ति होंगे वो उचित नेतृत्व प्रदान करने वाले होंगे, उचित नेतृत्व प्रदान करने वाले। आपने देखा होगा ऐसे व्यक्तियों को आपके बीच या समाज, अपने गांव, अपने आस पड़ोस, अपने शहर में आपने देखा होगा। जहां भी आप रहते हैं, जिस भी गली या मोहल्ले में आप रहते हैं, जिस भी शहर में आप रहते हैं, ठीक है ना, जिस भी स्टेट में आप रहते हैं, आपने ऐसे व्यक्ति भी देखे होंगे जो गांवों के अंदर या शहरों में लोगों के बीच रहते हैं, लोगों की बातों को सुनते हैं, अपनी बातों को उनके बीच रखते हैं और लोगों से घिरे हुए रहते हैं। समाज सामूहिक रूप से अगर कोई भी छोटा सा कोई भी समारोह या कोई भी कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना उन्हें पसंद होता है। ऐसे व्यक्तित्व वाले कौन से होते हैं, बहिर्मुखी व्यक्तित्व के धनी होते हैं। कैसे होते हैं, बहिर्मुखी। ये व्यक्ति कभी भी अकेले नहीं रह सकते। इन्हें अगर कहा जाए कि आपको 10 दिन के लिए आपको एक अज्ञातवास पे जाना है, यानी अकेले रहना है आपको, तो ये व्यक्ति एक दिन भी क्या, 1 घंटे के लिए भी नहीं रह पाएंगे वहां पे। और जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व का होगा ना, इस भाई साहब को तो जहां मर्जी भेज दीजिए, अकेला ये रह लेगा, क्योंकि ये है ही अंतर्मुखी, ये अपने आप से ही, स्वयं से ही बात करना पसंद करता है, इसे लोगों के बीच रहना पसंद नहीं है। अब बात आई कि हमने जुंग के 2 वर्गीकरण पढ़ लिए, 2 प्रकार पढ़ लिए। अब देखिए कि 1923 में दिए गए इन 2 प्रकारों को आगे किसने बढ़ाया। आप 3 की बात करते हैं, कई बुकों में 3 लिखे हुए हैं। तो देखिए, जब जुग के बारे में पूछा जाए कि जुग ने सर्वप्रथम सबसे पहले जो वर्गीकरण दिया था, उस वर्गीकरण में कितने प्रकार थे व्यक्तित्व के, तो 2 ही प्रकार थे। परंतु इसके जो शिष्य थे ना, जो उनकी मृत्यु के बाद, इसके शिष्यों ने एक व्यक्तित्व का प्रकार और बताया, उसे हम बोलते हैं उभयमुखी। कौन सा बोलते हैं दोस्तों, उभयमुखी। ये इन्होंने एक और नया जोड़ दिया, उभयमुखी। इन्होंने कहा कि एक होता है अंतर्मुखी, एक होता है बहिर्मुखी। जी गुरु जी की बात हमने मान लीजिए कि जो हमारे गुरु जुंग थे ना, जुंग ने जो वर्गीकरण बताया वो बिल्कुल सही था कि अंतर्मुखी बहिर्मुखी होता है। परंतु इसके शिष्यों का ये मानना था कि समाज के अंदर एक ऐसा व्यक्तित्व भी होता है जो अंतर्मुखी भी होता है और बहिर्मुखी भी होता है, जिसमें इन दोनों के गुण क्या है,
पाए जाते हैं, मिश्रित रूप में पाए जाते हैं। ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी। हम याद कीजिए, जब हम व्यक्तित्व का वर्गीकरण शुरू किया था तब हमने पढ़ा था क्रेसमर का वर्गीकरण, और क्रेसमर के वर्गीकरण के अंदर मिश्रित व्यक्तित्व, डायप्लास्टिक व्यक्तित्व के बारे में हमने पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था? विशालकाय डायप्लास्टिक मिश्रित प्रकार का व्यक्तित्व हमने पढ़ा था। उसमें कहा गया था कि एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे संसार में होता है जिसके अंदर सभी प्रकार के व्यक्तित्व के गुण क्या है हमें नजर आते हैं, ऐसा व्यक्तित्व भी होता है हमारे संसार में। और यही मानना किसका था? इस युग के शिष्यों का मानना था कि एक उभयमुखी प्रकार का व्यक्तित्व भी होता है, जिसके अंदर अंतर्मुखी और बहिर्मुखी इन दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, और ये संसार में सर्वाधिक पाया जाता है। ये बात याद रखना कि संसार में सर्वाधिक पाया जाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत पाए जाएंगे जो समय आने पर तो अकेले परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालते हैं। सर्वाधिक पाया जाने वाला व्यक्तित्व कौन सा है? उभयमुखी है, जो परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। परिस्थितियों के अनुसार ही अंतर्मुखी बन जाते हैं और परिस्थिति को देखकर ही वो बहिर्मुखी बन जाते हैं, जिनमें बहिर्मुखी और अंतर्मुखी दोनों के लक्षण पाए जाए या दोनों के गुण पाए जाएं, ऐसा व्यक्तित्व कौन सा होता है? उभयमुखी व्यक्तित्व होता है। ठीक है दोस्तों, ये हुआ आपका जुंग का वर्गीकरण। याद रखना कि जुंग ने सर्वप्रथम दो ही प्रकार के वर्गीकरण प्रकार बताए थे, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। परंतु अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जुंग के वर्गीकरण में संपूर्ण रूप से कितने प्रकार बताए गए हैं, तो 3 बताए गए हैं, परंतु जुंग के द्वारा सर्वप्रथम सबसे पहले बताए गए जो प्रकार थे वो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी ही थे। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात समझ में आई। अब बात करते हैं हम अगले वर्गीकरण की। यहां तक बात समझ में, मनोवैज्ञानिक आधार पर दिया गया पहला वर्गीकरण था, जो किसके द्वारा दिया गया था? जुंग के द्वारा 1923 में। अब देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम किसकी? स्प्रेंगर की। किसकी बात करते हैं हम? स्प्रेंगर की बात करते हैं। अगला वर्गीकरण किसका है? स्प्रेंगर का है। स्प्रेंगर का वर्गीकरण मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि स्प्रेंगर के वर्गीकरण को समाजशास्त्रीय वर्गीकरण भी कहा जाता है। देखिए क्यों कहा जाता है दोस्तों। देखिए 1928 की बात है। कब की बात है? 1928 की बात है। और 1928 के अंदर स्प्रेंगर ने अपनी पुस्तक टाइप्स ऑफ मैन, कौन सी पुस्तक थी? टाइप्स ऑफ मैन। कौन सी थी? टाइप्स ऑफ मैन। पुस्तकें आपको याद रखनी होगी दोस्तों, प्रश्न पक्का आता है पुस्तकों से। तो 1928 में टाइप्स ऑफ मैन के अंदर स्प्रेंगर ने सामाजिक कार्यों की स्थिति के अनुसार, किसके अनुसार? सामाजिक कार्यों की स्थिति के अनुसार, सामाजिक कार्यों की स्थिति के अनुसार सामाजिक कार्यों की स्थिति के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण दिया। किसके आधार पर दिया था? सामाजिक कार्यों की स्थिति के अनुसार, व्यक्ति द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों की स्थिति के अनुसार वर्गीकरण दिया गया था। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? समाज शास्त्रीय वर्गीकरण कहा जाता है। कौन सा वर्गीकरण कहा जाता है दोस्तों? समाज शास्त्रीय वर्गीकरण। कौन सा कहा जाता है? समाज शास्त्रीय वर्गीकरण इसे कहा जाता है। बात समझ में आई? इसे समाज शास्त्रीय वर्गीकरण भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसने जो वर्गीकरण दिया था ना, वो वर्गीकरण कैसा था? सामाजिक कार्यों के आधार पर था। देखिए इस पर
इसने व्यक्तित्व के कई सारे प्रकार बताए। इसने व्यक्तित्व के कुल कितने प्रकार बताए? कुल 6 आदर्श प्रकार बताए थे। कितने? कुल 6 आदर्श प्रकार, 6 प्रकार बताए। इसने व्यक्तित्व के वर्गीकरण के कुल 6 प्रकार बताए थे और 6 प्रकारों में इसने सबसे पहला बताया कि एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कौन सा होता है? सैद्धांतिक होता है। कौन सा होता है दोस्तों? सैद्धांतिक होता है। कौन सा? सैद्धांतिक व्यक्तित्व। कौन सा होता है? सैद्धांतिक व्यक्तित्व होता है। दूसरा कौन सा बताया इसने? देखिए पहले लिख लेते हैं, फिर हम एक एक को समझ लेंगे। सैद्धांतिक के बाद आर्थिक व्यक्तित्व। कौन सा बताया इसने? आर्थिक व्यक्तित्व। और तीसरा इसने बताया कौन सा दोस्तों? आर्थिक के बाद इसने बताया राजनीतिक व्यक्तित्व। कौन सा बताया? राजनीतिक व्यक्तित्व। कौन सा बताया? राजनीतिक व्यक्तित्व। और राजनीतिक व्यक्तित्व के बाद जो इसने चौथा व्यक्तित्व का प्रकार बताया था वो था धार्मिक व्यक्तित्व। कौन सा था? धार्मिक व्यक्तित्व। और धार्मिक व्यक्तित्व के बाद इसने बताया था सौंदर्यबोधी व्यक्तित्व। सौंदर्यबोधी व्यक्तित्व। और सौंदर्यबोधी व्यक्तित्व के बाद जो अगला बताया वो बताया सामाजिक व्यक्तित्व। कौन सा बताया? सामाजिक व्यक्तित्व। ये कुल 6 प्रकार थे इसके। कितने प्रकार थे? 6 आदर्श प्रकारों के अंदर अपने इस वर्गीकरण को प्रस्तुत किया। अब देखिए सैद्धांतिक क्या होता है? सैद्धांतिक का मतलब क्या होता है? सैद्धांतिक का मतलब होता है थ्योरेटिकल टाइप पर्सन। हम कहते हैं ये थ्योरेटिकल टाइप है, यानी थ्योरी पर ज्यादा विश्वास करते हैं, सिद्धांतों पे ज्यादा विश्वास करते हैं। ऐसा व्यक्तित्व कौन सा होता है? सैद्धांतिक व्यक्तित्व, जिसे हम थ्योरेटिकल टाइप कहते हैं। ये व्यक्ति क्या होते हैं? प्राय किस पर बल देते हैं? सच्चाई पर बल देते हैं। किस पर बल देते हैं? ये सच्चाई पर बल देते हैं। सच्चाई पर ये क्या देते हैं? बल देते हैं। और अपने जीवन को किसके आधार पर चलाते हैं? सिद्धांतों के आधार पर चलाते हैं। किसके आधार पर? सिद्धांतों के आधार पर अपना जीवन चलाते हैं। यानी कि कई व्यक्ति आपने देखा होगा ये मेरा सिद्धांत है, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा, ये मेरा एक सिद्धांत है, मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा, ये मेरा सिद्धांत है, मैं सुबह 4 बजे प्रातः उठूंगा, ये मेरा सिद्धांत बनाया हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? सैद्धांतिक व्यक्तित्व वाले धनी होते हैं। देखा होगा आपने संसार के अंदर ऐसे व्यक्तित्व जो सैद्धांतिक होंगे, जिन्होंने अपना सिद्धांत बना रखा है जिस सुबह 9 बजे मुझे खाना खाना है, तो खाना अगर 9 बजे खाना नहीं मिला तो फिर वो खाना पूरे दिन नहीं खाते। 10 बजे सुबह 7 बजे उनको चाय पीनी है तो चाय पीनी है, नहीं पीनी, अगर 7 बजे नहीं मिली तो फिर वो पूरे दिन वो काम नहीं करते। ऐसे व्यक्ति भी होते हैं हमारे संसार में, सैद्धांतिक व्यक्तित्व वाले धनी होते हैं। सच्चाई पर सैद्धांतिक व्यक्तित्व की अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो आप अगर समझ सकते हैं कि अध्यापक जो होता है ना, एक अध्यापक जो होता है, उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो एक अध्यापक जो होगा ना वो सैद्धांतिक व्यक्तित्व का धनी होता है, होना चाहिए उसको। सभी की मैं बात नहीं करता, सभी ऐसे नहीं होते हैं, परंतु अध्यापक जो शब्द आएगा ना, अध्यापक जो होगा वो एक सैद्धांतिक व्यक्तित्व होता है। अध्यापक को देखा ही इसी नजर से जाता है कि ये व्यक्ति सैद्धांतिक होगा, थ्योरेटिकल होगा। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में सिद्धांत होंगे, उसके जीवन में सच्चाई होगी, उसके जीवन के अंदर जो वो कार्य करेगा उन सिद्धांत, उन कार्यों के अंदर एक मजबूती होगी। वो मजबूती किसकी वजह से है? उनके सिद्धांतों की वजह से है। यानी कि थ्योरिकल होगा वो व्यक्ति, यानी हर बात को प्रैक्टिकल रूप में वो सोचने की कोशिश करेगा, नहीं सिद्धांतों पर सोचने की कोशिश करेगा। सैद्धांतिक रूप से हर बात को सोचेगा, प्रैक्टिकल रूप में वो बात को सोचने की कोशिश करेगा। ये आप समझ सकते हो। आपने देखा होगा टीचर्स जो होते हैं, अध्यापक जो होते हैं, वे प्रत्येक बात को
रूढ़िवादी तरीके से नहीं सोचते, वो उस बात को थियोरिटिकल टाइप्स में सोचते हैं, यानी प्रैक्टिकल रूप में सोचने की कोशिश करते हैं, उसका प्रैक्टिकल जानने की कोशिश करते हैं कि ये काम ऐसे हुआ तो क्यों हुआ। उनके जीवन में सिद्धांत तो होते हैं कुछ, और उन सिद्धांतों के ऊपर ही चलकर वो अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे व्यक्तित्व कौन सा होता है? सैद्धांतिक व्यक्तित्व। बात आती है आर्थिक व्यक्तित्व की, तो आर्थिक व्यक्तित्व वह व्यक्तित्व होता है जो जीवन के प्रत्येक कार्य को आर्थिक रूप से देखे या आर्थिक रूप में उसका फायदा देखे। ऐसा व्यक्तित्व कौन सा होगा? यानी कि जीवन के प्रत्येक कार्य का मूल्यांकन आर्थिक दृष्टि के रूप में करे, ऐसा व्यक्तित्व कौन सा होगा? आर्थिक व्यक्तित्व होगा। और जीवन में अगर उसे कोई भी कार्य करना है, लिख सकते हो कि प्रत्येक कार्य का मूल्यांकन तो समझ सकते हैं ना, मूल्यांकन आर्थिक रूप में करे, आर्थिक दृष्टि से करे। ऐसा व्यक्तित्व कौन सा है? आर्थिक व्यक्तित्व है। आपने देखा होगा एक व्यापारी के पास या एक दुकानदार के पास चले जाना, वो उसे आप अगर कोई काम करने के लिए कहेंगे ना कि ये काम आपको करना है, तो वो कहेगा फायदा बता इसका, क्या फायदा होगा मुझे, प्रॉफिट बता मुझे इस चीज का। यानी कि प्रत्येक काम में अपने आप का प्रॉफिट देखना, वह व्यक्तित्व कौन सा होगा? आर्थिक व्यक्तित्व होगा। प्रॉफिट चाहे वो पैसों का हो, चाहे वो किसी और चीज का हो, प्रॉफिट तो प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट ऐसा कौन देखता है? तो उसके उदाहरण में हम बात कर सकते हैं व्यापारी। व्यापारी के अलावा हम कह सकते हैं दुकानदार। कौन है? दुकानदार दोस्तों। तो ये जो व्यक्तित्व होते हैं कौन से होंगे? ये आर्थिक व्यक्तित्व होंगे, क्योंकि व्यापारी जो होगा ना, वो हर बात में अपना फायदा देखेगा, आर्थिक नुकसान और आर्थिक फायदे को देखकर ही उस काम को करने के लिए आगे बढ़ेगा। तो ऐसा व्यक्तित्व कौन सा होगा? आर्थिक व्यक्तित्व होगा। बात आती है राजनीतिक व्यक्तित्व। तो देखिए, राजनीतिक व्यक्तित्व की जब हम बात करते हैं, तो राजनीतिक व्यक्तित्व एक ऐसा व्यक्तित्व होता है, पॉलिटिकल टाइप, ऐसे व्यक्ति जो पावर को महत्व देते हैं। किसको महत्व देते हैं? पावर को। पावर को मतलब जानते हो? पावर क्या होती है? पावर होती है दोस्तों शक्ति। पावर को महत्व देते हैं। किसको महत्व देते हैं? पावर को। देखा होगा राजनीति में एक पार्षद है, तो वो भी अपनी पावर दिखाने की कोशिश करता है। एक छोटा सा पार्षद है ना गली का, मोहल्ले का, तो वो भी अपने आप को प्रधानमंत्री से कम नहीं समझता। तो ऐसा हमारे इंडिया की बात कह रहा हूं, तो इंडिया में एक पार्षद भी अपने आप को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री से कम नहीं समझता। तो ये क्या है? उनकी पावर दिखाने के कारण उनका व्यक्तित्व कैसा होगा? राजनीतिक व्यक्तित्व होगा। देखिए, दूसरी बात अगर बात करूं, तो व्यक्तिगत अधिकार प्रभाव दिखाने में विश्वास रखते हैं। क्या करते हैं? विश्वास किस में रखते हैं? ये अपना प्रभुत्व दिखाने में, अपना प्रभाव दिखाने में क्या करते हैं? विश्वास रखते हैं। किसी कांस्टेबल ने अगर किसी का चालान काट दे, तो 1 मिनट में क्या है, वहां धरना देके बैठ जाएंगे, पावर दिखाएंगे कि हमारी पावर ये है, आपने ऐसा काम किया तो किया कैसे। तो ये पावर दिखाने के लिए क्या करते हैं? पावर दिखाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। और समाज को नेतृत्व प्रदान करने वाले होते हैं। कैसे होते हैं? समाज को नेतृत्व। ठीक है, जो नेता लोग करते हैं वही हम करते हैं। अगर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, पीएम जो है, वह कोई कार्य करेंगे, उनके आधार पर ही हमारा देश चल रहा है। हमारे जो नेता जो है, पॉलिटिकल जो कैंडिडेट्स जो है, जिता के हम भेजते हैं, सांसद है या कोई विधायक है, मुख्यमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, ये लोग क्या करते हैं? ये हमारे समाज को क्या करते हैं? एक दिशा प्रदान करते हैं, एक नेतृत्व प्रदान करते हैं। हम इनके नेतृत्व के अंदर हमारा समाज क्या है? आगे बढ़ता है। हमारा समाज क्या है? इनके नेतृत्व में आगे बढ़ता है। तो हम कह सकते हैं समाज को नेतृत्व प्रदान करने वाले होते हैं, शक्ति को महत्व देते हैं और प्रभुत्व का महत्व देते हैं। किसको देते हैं? प्रभुत्व या अपने प्रभाव को महत्व देते हैं। फिर बात आती है धार्मिक व्यक्तित्व की। तो धार्मिक व्यक्तित्व का तो नाम से स्पष्ट होता है, रिलीजियस टाइप होता है। ये अपने धर्म को मानने वाले होते हैं। अपने कार्य के अंदर ये धर्म को महत्व देते हैं। किसको महत्व देते हैं? अपने कार्यों में धर्म को महत्व देते हैं। प्रत्येक काम ये धर्म को देखकर और धर्म की दिशा के अंदर, धर्म के आधार पर ही करने का क्या करते हैं? प्रयत्न करते हैं। ऐसा व्यक्तित्व कौन सा होगा? धार्मिक व्यक्तित्व होगा।
धार्मिक के बारे में आपको यही बात याद रखनी है कि धार्मिक के अंदर ये व्यक्ति धर्म को महत्व देते हैं और प्रत्येक कार्य को अंदर धर्म को महत्व देकर उस कार्य को करने का प्रयत्न करते हैं। तो उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि पुजारी। अब राजनीतिक का तो मैं आपको उदाहरण क्या दूं, राजनीतिक का उदाहरण तो आप जानते हो, बहुत से नेता है, किसी का भी नाम लिख लो, ठीक है ना। तो धार्मिक व्यक्तित्व में पुजारी जो होगा ना, वो क्या है, पुजारी कोई भी काम करेगा ना तो पहले वो अपनी वो चौकड़ी देखेगा ना, पंचांग जिसे हम बोलते हैं उसको देखेगा। तो उसको देख कर ही कोई भी धर्म का क्यों ना हो, वो सभी धर्म के आधार पर ही उस काम को करने की। पुजारी के अलावा आम आदमी भी हो सकता है धर्म धार्मिक व्यक्तित्व का, जो सुबह शाम पूजा पाठ करना, उसका जो पैसा होता है और धर्म के आधार पर ही वो अपना कार्य करता है। फिर बात आता है सौंदर्य बोधि। तो आपने ऐसा व्यक्ति भी देखा होगा जो प्रकृति से प्रेम करे, नेचर से प्रेम करे। किसको महत्व को, प्रकृति या नेचर से प्रेम करे, ये सौंदर्य को महत्व देते हैं। किसको महत्व देते हैं, प्रकृति को प्रेम करते हैं और ये सौंदर्य को महत्व देते हैं। ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति आकार या आकृति तथा सुसंगति या सौंदर्य को महत्व देते हैं। अपनी जिंदगी को अट्रैक्टिव बनाने में अधिक विश्वास रखते हैं। कैसा विश्वास रखते हैं, अपने जिंदगी अपने जीवन को अट्रैक्टिव या आकर्षक, अट्रैक्टिव का मतलब समझते हो, आकर्षक, आकर्षक बनाने में विश्वास रखते हैं। ये अपने आप को दुनिया से अलग दिखाने की कोशिश करते हैं। कैसा दिखाने की कोशिश करते हैं, दुनिया से अलग दिखाने की कोशिश करते हैं, अट्रैक्टिव। लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना इनका क्या हो जाता है, इनका व्यक्तित्व होता है ऐसा कि लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करे, ऐसा ही काम करते रहते हैं। एक होता है सामाजिक व्यक्तित्व। तो सामाजिक व्यक्तित्व का मतलब जानते हो, जो समाज में रहकर समाज के कार्यों में अपना योगदान दे। समाज में रहकर सामाजिक कार्यों में योगदान दे। सामाजिक कार्यों में क्या दे, योगदान दे। तो ऐसा व्यक्तित्व कौन सा होगा, सामाजिक व्यक्तित्व होगा। तो सामाजिक व्यक्तित्व ये लोगों की मदद करने में विश्वास रखते हैं और समाज में लोगों के साथ कार्य करते हैं, ठीक है ना। तो ये बात थी स्प्रेंगर की। तो स्प्रेंगर के 6 प्रकार हैं, 6 आदर्श प्रकार है, सैद्धांतिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सौंदर्य बोधि, सामाजिक व्यक्तित्व। हमने मनोवैज्ञानिक आधार पर दिए गए 2 वर्गीकरण हमने पढ़ लिए। सबसे पहले हमने जुंग का पढ़ा और फिर स्प्रेंगर का पढ़ा। अब बात कर लेते हैं, यहाँ वर्गीकरण को हम खत्म करके कल हम एक नया बिंदु शुरू करेंगे। तो यहाँ हम वर्गीकरण को देखिए, अब तक तो हमने मनोवैज्ञानिकों के आधार पर दे दिया, परंतु एक वर्गीकरण और है, वो है भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर। देखिए दोस्तों, यही लिख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा सा ये, भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व के वर्गीकरण। भारतीय दृष्टिकोण किसके आधार पर, भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर। देखिए, भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं, 3 प्रकार है। एक तो है तमोगुणी। कौन सा है, तमोगुणी। और एक होता है दोस्तों तमोगुणी के अलावा एक होता है आपका रजोगुणी। कौन सा होता है, रजोगुणी। और रजोगुणी के अलावा जो तीसरा होता है वह होता है सतोगुणी। ये 3 हमारे धार्मिक ग्रंथों, गीता, महाभारत, रामायण जो भी है हम पढ़ते हैं, ये भारतीय दृष्टिकोण, भारतीय ग्रंथों के अंदर हमें ये 3 प्रकार के व्यक्तित्व मिलेंगे। पहला होता है तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी। तमोगुणी कौन सा होता है, तो देखिए तमोगुणी व्यक्तित्व कौन सा होगा, आलसी, क्रोधी व अमानवीय गुणों वाला व्यक्तित्व होता है। कौन सा होता है ये होता है आलसी, क्रोधी और अमानवीय गुणों वाला। कौन सा, अमानवीय गुणों वाला व्यक्तित्व कौन सा होगा, जो व्यक्ति कैसा होगा, आलसी होगा, क्रोधी होगा और समाज में अमानवीय कार्य करता है, उसको हम क्या कहते हैं भारतीय दृष्टिकोण में, तमोगुणी कहते हैं। कौन सा कहते हैं, तमोगुणी। बात आती है रजोगुणी की। तो रजोगुणी व्यक्तित्व कौन सा होगा, ये कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे गुणों वाला व्यक्ति होता है। क्या करते हैं ये, कुछ तो अच्छे होंगे, कुछ क्या होंगे अच्छे और कुछ होंगे बुरे। कैसे होंगे, कुछ इनमें बुरे गुण भी पाए जाएंगे। सारे इनमें अच्छे गुण नहीं पाए जाएंगे, कुछ इनमें बुरे गुण पाए जाते हैं और कुछ इनमें अच्छे गुण पाए जाते हैं, जिसके अच्छे गुण कभी कभी प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं, इनमें कुछ बुरे गुण होते हैं जो कुछ कई बार क्या अच्छे गुणों को क्या बुरे गुण प्रभावित करते हैं और बुरे गुणों को अच्छे गुण प्रभावित कर जाते हैं। तो ऐसा व्यक्तित्व कौन सा होता है, हमारा रजोगुणी होता है। एक होता है सतोगुणी। सतोगुणी का मतलब संत महात्मा,
कौन सा होता है? सत महात्मा, उत्तम स्वभाव, उच्च नैतिक मूल्यों वाला व्यक्ति। उत्तम स्वभाव, उत्तम स्वभाव, उच्च नैतिक गुणों वाला व्यक्ति बोल सकते हैं। तो ये भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर 3 प्रकार का है, तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी। तमोगुणी आलसी, क्रोधी व अमानवीय गुणों, समाज में गलत काम करने वाला, राक्षस प्रवृत्ति का होता है। ये कौन सा होता है? ये राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है तमोगुणी, ठीक है ना। रजोगुणी का मतलब ऐसे व्यक्ति समाज के अंदर होते हैं जिनमें कुछ तो अच्छे गुण होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। जैसे अगर हम रावण की अगर हम बात करें, आपने रावण का नाम तो सुना ही होगा रामायण के अंदर। रावण क्या था? उसमें प्रत्येक गुण उसमें अच्छा नहीं था और प्रत्येक गुण उसमें बुरा भी नहीं था। कुछ उच्च उसमें अच्छे गुण भी थे, कुछ थे क्या थे उसमें अच्छे गुण थे और कुछ उसमें बुरे गुण थे। तो उसके बुरे गुण उसके अच्छे गुणों को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं? प्रभावित करते थे। एक होता है सतोगुणी। सतोगुणी का मतलब संत महात्मा, यानी कि उच्च गुणवत्ता यानी उच्च स्वभाव, उच्चतम स्वभाव और अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति, उच्च नैतिक गुणों वाला व्यक्ति, जिसमें कोई भी बुराई नजर हमें नहीं आती, ऐसा व्यक्तित्व कौन सा होगा? सतोगुणी होगा। तो दोस्तों ये हमने पढ़ लिया व्यक्तित्व का वर्गीकरण। अब मिलते हैं अगले सेगमेंट में एक नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।